Very good afternoon to all of you. My name is Akash Tiwari, and I am going to present the topic structure of the Earth interior. A brief introduction about myself. My name is Akash Tiwari. I am a PhD research scholar in Central University of Haryana. I am going to present structure of Earth interior, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नाम से। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर में मैं एक ब्रीफ आउटलाइन देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे लेक्चर में क्या-क्या लर्न करने वाले हैं, कि इस प्रेजेंटेशन को फिनिश करने के बाद हम लोग क्या-क्या सीख सकते हैं, व्हाट व्हाट वी कैन लर्न आफ्टर द फिनिश दिस सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर द इंट्रोडक्शन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जिनके बारे में हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो उसमें से पहला सोर्स होता है आर्टिफिशियल सोर्स, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं। दूसरा होता है एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं जो हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताती हैं, जिनसे हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा होता है नेचुरल सोर्सेज, जिनको हम डायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं। ये हम लोग डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर और डिफरेंट लेयर क्या है हमारे अर्थ का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और ये पूरा लर्न करने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस को भी हम लोग लर्न करेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली एक लेक्चर का शॉर्ट आउटलाइन है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में मेजरली हम 3 पॉइंट के आसपास घूम रहे हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट इज अर्थ इंटीरियर, नेक्स्ट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी अबाउट अर्थ इंटीरियर, एंड थर्ड इज हाउ वी कैन स्टडी अबाउट अर्थ इंटीरियर। तो सबसे पहला हमारा है कि अर्थ इंटीरियर क्या है। हम लोग अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। तो ये जो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल सा प्रोसेस होता है कि वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है। वो जानना चाहते हैं कि जहाँ भी हम रह रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारा अर्थ कैसी है, उसके भीतर का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है। तो हमारी नेचुरल से क्यूरियोसिटी होती है, और इसी की वजह से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो इंटीरियर है वो किस तरह का बना हुआ है। और आज हम चूँकि साइंस के एज में जी रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वेरियस फील्ड में। आज न केवल अर्थ बल्कि हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी स्टडी हो रही है। रिसेंटली जो मार्स मिशन, क्यूरियोसिटी रोवर या फिर जो परसेवरेंस, तमाम ऐसे मिशंस हैं जिनके बारे जो हमें मार्स और अदर प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हमारा जो अर्थ है उसका इंटीरियर किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी अबाउट द अर्थ इंटीरियर। ये क्यों आवश्यक है? तो एज़ यू ऑल नो कि हमारा जो अर्थ है, जो अर्थ इनिशियल स्टेज में केवल एक ही लैंड मास था जो पैंजिया नाम से जाना जाता था, और केवल एक ही वाटर बॉडी थी जिसको हम पैंथालासा कहते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हम लोग सभी लोग जानते हैं, भौगोलिक समय मापक जिसे कहा जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको आप लोग जानते हैं वो इरा, इपोक और पीरियड के नाम से होता है। तो यहाँ पे मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पैंजिया और पैंथालासा था, वो पैंजिया पैंथालासा, पैंजिया में ब्रेकिंग स्टार्ट हुई, पैंजिया की ब्रेकिंग से अंगारा और गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हुआ। फिर बीच में टेथीस जियोसिंक्लाइन था। टेथीस जियोसिंक्लाइन को हम लोग पढ़े हैं माउंटेन ओरिजिनी में, कि जो भी जियोसिंक्लाइन होती है वो माउंटेन ओरिजिनी के लिए वो एक जेनेसिस का काम करती है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है, जहाँ पे हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्टेबल है, वो एक जो उसकी कंडीशन है वो स्टेबल कंडीशन है। बट डिफरेंट अर्थक्वेक्स और लेटर स्टडीज़ और लेटर रिसर्च में ये चीज़ प्रूफ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। वो जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो स्टेबल नहीं है। जो जो लैंड मास हम स्टेबल मान रहे हैं, वहाँ भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। ये चीज़ ड्रास्टिकली प्रूफ कब हुई, जब 2002 सॉरी 2000 नहीं, 1967 और 1993 में कोयना और लातूर में, महाराष्ट्र में, ये दोनों प्लेसेस है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आए थे। उन अर्थक्वेक से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ये जो हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये भी स्टेबल नहीं है, और जो अर्थ इंटीरियर है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ये
इरा, इपोक और पीरियड को ये हम लोगों को देख लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये हमें याद भी होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद हमारा आता है हाउ वी कैन स्टडी अबाउट अर्थ इंटीरियर। तो हम अपने अर्थ इंटीरियर के बारे में स्टडी करने के लिए बेसिकली किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारा हम जानते हैं कि माइनिंग माइनिंग से हम 2.5 किलोमीटर तक की इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है। ऑयल वेल्स का यूज़ करके हम 12 किलोमीटर तक की इंफॉर्मेशन को बता देते हैं। बट हमारे जो अर्थ की रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। तो अब बात आती है कि इतनी लंबी गैप है, इतना लंबा गैप का इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिले। तो इसके लिए कई सारे सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं जिनके बेसिस से हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में पता चलता है। एक चीज़ मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमने इसके पहले देखा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इरा, इपोक और पीरियड को मैंने बताया, शॉर्ट में बताया। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पैंजिया था, पैंजिया में ब्रेकिंग हुई, पैंजिया में ब्रेकिंग से अंगारा और गोंडवाना लैंड डेवलप हुए। तो ये जो इनिशियल जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। जैसे कॉन्टिनेंट्स हुआ या फिर ओशंस हुए, ये सब होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स। और इनके ऊपर फर्दर जो रिलीफ फीचर का डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिलीफ। जैसे प्लेटू, रिवर्स, सो एंड सो ऑन, ये सब सेकेंड ऑर्डर रिलीफ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन स्टडी अबाउट अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ इंटीरियर के बारे में हम माइनिंग, ऑयल वेल तो हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता है। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए हम डिपेंड होते हैं, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ये दिस वन, कि आर्टिफिशियल सोर्सेज, एविडेंस फ्रॉम द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड नेचुरल सोर्सेज। तो आई एम गोइंग टू कवर वन बाय वन। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज में बेसिकली 3 पॉइंट के बाद डिस्कस किया जाता है। वो हमारा होता है डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हम जो अर्थ सरफेस की होती है वो तो 2.6 टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, मगर जो अर्थ की ऑन एन एवरेज डेंसिटी होती है दैट इज़ 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोर की डेंसिटी ये 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये चीज़ फैक्टिव है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस में कि अर्थ की डेंसिटी क्या है सरफेस और कोर की। फर्स्ट टाइम कैवेंडिश ने डेंसिटी को इवेल्युएट करने का प्रयास किया था, और ये चीज़ आगे के रिसर्च में, आगे के स्टडी में प्रूव हुई कि जो हमारी लेयर्स हैं, एक लेयर में थ्रू आउट जो डेंसिटी है वो होमोजीनियस नहीं है। एक लेयर में डेप्थ के अकॉर्डिंग डेंसिटी में वेरिएशन होता है, और जो जनरल ट्रेंड होता है डेंसिटी का वो टॉप टू बॉटम जाने पे जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ लेयर आल्सो गेट्स ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड द सेंटर। और हम आगे की स्लाइड में ये देखेंगे कि जो हम अर्थ की डेंसिटी को बता रहे हैं दैट इज़ 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो एक्चुअल में हमारा मेंटल की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पूरे क्रस्ट, कोर और मेंटल, ये 3 पार्ट होता है सीक्वेंस में, हम बोलें तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इन तीनों की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, मगर जो अर्थ की ऑन एन एवरेज डेंसिटी ली जाती है वो मेंटल से ली जाती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल सोर्स या इनडायरेक्ट सोर्स में बात की जाती है प्रेशर की। प्रेशर भी जिस तरह से डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होती है, प्रेशर भी ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होता है। और एक चीज़ केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे सॉलिड जो कि मेल्ट करने पे, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, ऐसे सॉलिड जो कि मेल्ट करने पे जिनका वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज होता है, दूसरे वर्ड में ऐसे सॉलिड जो अपनी सॉलिड स्टेट में उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम कम होता है, ऐसे सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से घट जाता है। यहाँ पे मैंने एनिमेशन से ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि फॉर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजिंग द प्रेशर मेक सम डिफरेंस। क्या डिफरेंस करता है? इफ द लिक्विड इज लेस डेंस देन द सॉलिड फेस, देन higher pressure increase the melting point, and contrary to it, if the volume of the solid is greater than the liquid phase, as in the case of water के केस में ऐसा होता है, जो हमारा आइस होता है, आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रेशर बढ़ाने पे उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और बाकी के केस में रिवर्स होता है। तो
इस ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है कि जैसे-जैसे हम डेप्थ पे जाते हैं, प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। हम जानते हैं कि जो हैवी मिनरल्स हैं, वो हमारे नीचे की ओर रहेंगे। क्यों नीचे की ओर रहेंगे? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे रहेंगे। आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, जो आर्किमिडीज़ की थ्योरी है, वो यही कहती है कि जो लोअर डेंसिटी है, वो ऊपर रहती है और हायर डेंसिटी वो नीचे रहती है। तो जो हैवी मिनरल्स हैं, वो नीचे की ओर हैं। हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो हैवी मिनरल्स हैं, वो नीचे की ओर हैं। अब प्रेशर बढ़ा और वो कैसे मिनरल्स हैं? वो ऐसे मिनरल्स हैं कि वो मेल्ट करने पे जो मेल्टिंग स्टेज में यानी जो उनका लिक्विड स्टेज होता है, जो मोल्टेन स्टेज होता है उन मिनरल्स का, उनका वॉल्यूम सॉलिड स्टेट के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे हाई होता जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता जाता है। क्यों हाई होता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। क्योंकि वो ऐसे मिनरल्स हैं जो मेल्ट होने पे जो उनका वॉल्यूम आता है मोल्टेन स्टेज में, वो सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता कि उस मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर सके। इसी वजह से हमारे कोर पार्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी सॉलिड स्टेट में कोर है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जिस तरह से प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, मगर जो रेट ऑफ इंक्रीज का टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी तेज होता है, मगर नीचे जाने पे सरफेस के सेंटर की ओर जाने पे सरफेस से वो डिक्रीज होता जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर स्लोप या टेम्परेचर ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आगे की स्लाइड में क्लियर देख लेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। नेक्स्ट वन। यस, इसमें हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि जो टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर या जो हीट है हमारी, उसका सोर्स क्या है? सोर्स मेजर 2 होता है, ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। कोई पूछता है कि क्या सोर्स है? तो रेडियो एक्टिविटी और ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी वजह से हमारी अर्थ को जो होते हैं, वो हीट प्राप्त होती है। और एक आप लोग जानते हैं हीट हमेशा थर्मोडायनामिक्स का एक कॉन्सेप्ट कहता है, फिजिक्स का जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। कोई भी चीज़, नॉट ओनली हीट, पानी भी हाई टू लो लेवल फ्लो करता है। जो विंड है, विंड भी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाती है। तो यदि टेम्परेचर का फ्लो हमारे अर्थ में हमेशा हो रहा है, तो फिर टेम्परेचर हमारा बैलेंस क्यों नहीं होता? इक्विलिब्रियम स्टेज क्यों नहीं आती है? क्यों हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है? तो होता कुछ ऐसा है कि हमारा जो ओशनिक रिज होता है, ओशनिक रिज से मैग्मा ऊपर आता है। मैग्मा ऊपर आने के बाद वो स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने के बाद वो कोल्ड होता है। फिर से जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स मार्जिन है, वहाँ से वो नीचे चला जाता है और फिर से वो हीट की वजह से मोल्टेन स्टेज में आता है। तो ये एक कन्वेक्शनल सिस्टम चलता रहता है और इसी वजह से हमेशा जो हमारा अर्थ है उसको हीट कंटेंट मिलता रहता है। ओके, तो ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो वाई हीट एनर्जी बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था कि वाई हीट एनर्जी नॉट फिनिश। तो ये हीट एनर्जी इसीलिए फिनिश नहीं होती है क्योंकि एक कन्वेक्शनल सिस्टम हमारे अर्थ में चलता रहता है, इससे कंटिन्यूअस हमें हीट मिलती रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि एविडेंस फ्रॉम द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसको हम लोग ओरिजिन ऑफ द अर्थ के चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ओरिजिन अर्थ की हुई है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बेसिकली मैंने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है कि जो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस यानी कि जो ग्रहाणु परिकल्पना है, वो क्या कहती है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो सॉलिड स्टेट में है। चैम्बरलेन इसके मेन सपोर्टर हैं। टाइडल हाइपोथेसिस यानी कि ज्वारीय परिकल्पना ये कहती है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो लिक्विड स्टेट में है, यानी वो द्रव अवस्था में है। लाप्लास इसके सपोर्टर है। और जो नेबुलर हाइपोथेसिस जिसको हम वायवीय परिकल्पना कहते हैं, ये कहती है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो गैसियस स्टेज में है। तो थोड़ा सा इसको हो सकता है कि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में पूछ ले, तो आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर रखनी है कि प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस सॉलिड इंटीरियर, टाइडल हाइपोथेसिस लिक्विड इंटीरियर, नेबुलर हाइपोथेसिस गैसियस इंटीरियर। जॉयफ्रिड्स, कांट एंड रिटर इसके सपोर्टर हैं। बट ये चीज़ हम लोगों को बहुत क्लियर है कि जो पॉसिबिलिटी है कि जो अर्थ का इंटीरियर है या तो वो सॉलिड होगा या तो वो लिक्विड होगा, गैसियस नहीं हो सकता है। ये चीज़ वेरी क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल सोर्स। इसको हम लोग डायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं। इसमें वॉल्केनिक एक्शन जो सिस्मिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है,
तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ऊपर आता है, सरफेस पे आता है, और उसका स्टडी करके हम बताते हैं कि हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा होता है। एविडेंस ऑफ द सिस्मोलॉजी में 3 मेजर वेव होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। प्राइमरी वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, सेकेंडरी ट्रांसवर्स होती हैं और सरफेस वेव को हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं। ये वेव्स भी हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन पे करती हैं। तो ये जो आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है अर्थ इंटीरियर का, वो इन 3 वेव्स को माना जाता है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव। आगे के किसी लेक्चर में हम लोग एक शॉर्ट लेक्चर लेकर के इन तीनों वेव्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये प्राइमरी वेव्स क्या हैं, सेकेंडरी वेव्स क्या हैं, सरफेस वेव्स क्या हैं। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनका नेचर कैसा होता है? नेचर इनका साउंड वेव्स की तरह होता है। हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव्स एक ऐसी वेव होती है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में चलते हैं, और ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये लाइट वेव्स की तरह होती है। यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और ये जो सरफेस वेव होती है ये इसका वेवलेंथ काफ़ी लंबी होती है। प्राइमरी वेव सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, फिर सेकेंडरी वेव, एंड देन लास्ट में सरफेस वेव। प्राइमरी वेव जो होती है वो सारे मीडियम में मूव कर सकती है, सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड में मूव करती है, सरफेस पे चलती है। इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। मेटेओराइट शावर क्या होता है? हम थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ में, जैसे हमारा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हुआ, तो उसी के बेसिस पे मेटेओराइट हमारे बाहरी यूनिवर्स से पृथ्वी पे आते हैं, तो उनके बेसिस से भी हम बताते हैं कि हमारी अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा होगा। तो मेजरली हम लोग जो सबसे मेन सोर्स माना जाता है वो सिस्मोलॉजी को माना जाता है। तो हम लोग बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं अर्थ इंटीरियर का लेयर और डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हम लोग लेयर के बारे में स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेयर को डिफाइन करने का अब मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है, यहीं से स्टार्ट होता है। लेयर को डिफाइन करने का काम सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने किया था इन 19th सेंचुरी। यहाँ पे मैंने 2 मॉडल को दिखाया है, एक मॉडल ये है और एक मॉडल ये है। मैं दोनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहा हूँ, और दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको स्टडी के बाद क्लियर हो जाएगा। इन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है उसको उन्होंने सियाल, सीमा और निफा के रूप में ये बनी हुई है, ये एडवर्ड स्पेस ने बताया। तो सियाल, सीमा और निफे क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं। सियाल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक कंबाइंड वर्ड है, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम। SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम। ये हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपरी क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये यहाँ पे क्लियर है, इसमें एविडेंटली क्या होता है, इसमें सिलिका होता है और एल्यूमिनियम होता है। ये जो सबसे अपर क्रस्ट है इसकी डेंसिटी होती है 2.9। ये मैं भी अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस की बात कर रहा हूँ। आगे की जो स्लाइड है वहाँ पे हम लोग इसको और डिटेल में स्टडी कर लेंगे, फिर हम लोगों का अर्थ इंटीरियर एकदम क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो जो एवरेज डेंसिटी होती है वो इन्होंने बताया कि करीब 2.9 के आसपास है, और जो इसकी डेप्थ होती है वो 50 to 300 किलोमीटर के आसपास वैरी करती है। और जो हमारे कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं वो सियाल के बने हुए होते हैं। ये हम बता रहे हैं सियाल के बारे में। ये हमारा सियाल था। सियाल के सबसे ऊपरी पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट। सियाल के सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। उसके बाद हमारा आता है सीमा। सीमा भी सियाल की ही तरह से 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, सी और मा। SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। ठीक है। तो जो इसकी डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी 2.9 से 4.7 होती है। सियाल की डेंसिटी हमने देखा, सियाल की डेंसिटी कितनी थी? सियाल की डेंसिटी 2.9 थी। इसकी डेंसिटी अब सियाल से ज़्यादा है क्योंकि ये सियाल से नीचे है। इसकी डेंसिटी 2.9 से 4.7 है, और ये जो डेप्थ रेंज है ये करीब 1000 to 2000 किलोमीटर तक ये जो सीमा की लेयर है ये पाई जाती है। सीमा में ही बेसिकली हमारा मैग्मा चेम्बर मिलता है, जहाँ से हमारा मैग्मा का इरप्शन होता है। जो मैंने बताया था कि मैग्मा ऊपर आता है, ओशनिक रिज के सहारे दोनों साइड फैलता है, ठंडा होता है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन से नीचे जाता है, और ये इस तरह से हमारा जो हीट का बैलेंस है वो बना रहता है। तो मैग्मा कहाँ से बाहर आता है? मैग्मा हमारा सीमा लेयर से बाहर आता है। ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं। बेसाल्टिक रॉक्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ओशनिक जो ओशनिक पार्ट है, जो ओशनिक फ्लोर है, उसके फॉर्मेशन में बेसाल्टिक रॉक्स का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, और ग्रेनिटिक रॉक का होता है कॉन्टिनेंटल पार्ट
के बिल्टअप में, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा सबसे जो भीतर का पार्ट है उसको हम लोग निफे बोलते हैं। ये सबसे भीतर रहता है, ये सबसे अंदर रहता है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। निफे निफे भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट हमारा Ni या सेकेंड इज Fe। Ni स्टैंड फॉर निकिल एंड Fe स्टैंड फॉर फेरस, ठीक। इसकी डेंसिटी हमारी 11 होती है। और आपने देखा कि ये जो मिनरल्स हैं ये मैग्नेटिक मिनरल्स हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और इसी वजह से जो हमारा पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, जिसको हम जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जियोमैग्नेटिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा वो यहीं से निकल के आता है। इसको हम लोग जियोमैग्नेटिज्म के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। मगर ये आप समझ लीजिए कि जियोमैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, तो वो निफे से आता है, वो कोर से आता है, ठीक है। ये लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर, ये थोड़ा-सा इसी का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने पीछे बताया था सिस्मोलॉजी के बेस पे। तो सिस्मोलॉजी के बेस पे लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर के बेस में इसको डिवाइड किया जाता है। ये क्या है? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर कुछ डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा-सा ये है कि ये थोड़ा-सा ब्रॉडर हो गया है सियाल, सीमा और निफे से, ठीक है? बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सियाल, सीमा और निफे से। इसमें भी मैंने जो पीछे बताया था, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का मेन कंटेंट है, ग्रेनाइटिक कंटेंट है, जो कि हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पायरोस्फीयर को हम मेसोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम का मेन कंटेंट है। यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक मेजरली पाया जाता है। डेंसिटी 5.6 है और थिकनेस इसकी जो है वो 100 टू करीब 3000 किलोमीटर तक है अप्रॉक्सीमेटली। और जो लास्ट है हमारा बैरिस्फीयर या एंडोस्फीयर, ये जो हमारा लास्ट है इसको हम लोग एंडोस्फीयर या बैरिस्फीयर भी कहते हैं। ये निकिल और फेरस से बना हुआ होता है, जो मैंने पीछे बताया कि इसकी डेंसिटी 8 से 11 है और ये 2880 या 3000 किलोमीटर से सेंटर तक ये पाया जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली इन दोनों मॉडल में ये है कि एडवर्ड स्वेस ने ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया था और उसमें सिस्मोलॉजी का उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये मॉडर्न डेवलपमेंट के बेसिस पे इसको लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर में डिवाइड किया गया है। अब हम फाइनली आते हैं कि एक डिटेल स्टडी करने के लिए, कि डिटेल स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि जो ओवरऑल लेयर है, जैसे सियाल, सीमा, निफा या क्रस्ट, मेंटल कोर, किस तरह से बाइफरकेट होता है, डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसको हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो थिकनेस और डेप्थ के बारे में बताती हैं, जैसे डेलीज ने बताया है, जेफरी ने, होम्स ने, वांडरग्राट ने बताया है। तो आपको इन लोगों का नाम जानना आवश्यक है, थ्योरी के लिए बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट लेयर। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है, अब हम लोगों के पास एक फ्रेमवर्क बन गया है। एडवर्ड स्वेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, सियाल, सीमा और निफे। सबसे ऊपर सियाल, सीमा और सबसे भीतर में निफे। और नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर का। अब हम लोग यहाँ पे सारी को मिला करके एक स्टडी करके हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच दे करके अपने इंटीरियर स्ट्रक्चर की स्टडी को फिनिश करते हैं यहाँ पर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एक ये यूनियन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। उसने काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये है, यहाँ पे डिस्टेंस बताया जा रहा है। ये हमारा जीरो मतलब अर्थ का सरफेस, और हम नीचे जा रहे हैं, ये 6371, ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम देखते हैं जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। क्रस्ट में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हमारा पर किलोमीटर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये कहाँ तक इंक्रीज? इन द क्रस्ट एट 40 किलोमीटर डेप्थ तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है। क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है। फिर मेंटल कहाँ से कहाँ तक है? 100 किलोमीटर से करीब 2900 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर तक मेंटल है। और फिर मेंटल के बाद हमारा यहाँ से आ जाता है कोर, तो करीब 3000 से सेंटर तक हमारा कोर है, ठीक। सेम चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारा क्रस्ट है, फिर यहाँ से करीब ये 3000 तक लगभग हमारा मेंटल है, फिर उसके बाद हमारा कोर है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर,
हम एक-एक करके स्टडी करते हैं। क्रस्ट में आपने देखा कि आप ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन लेयर है, क्रस्ट और मेंटल को जो सेपरेट करती है, यहाँ पे नीचे नीचे जो हमारा टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है 1200 डिग्री सेल्सियस और ऊपर टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये आपका ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि जो टेम्परेचर ग्रेडिएंट है, वो कहाँ से कहाँ होगा? वो मेंटल से क्रस्ट की ओर होगा। तो इसी वजह से हमारा जो टेम्परेचर का फ्लो होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर और नीचे यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है? डिसकंटिन्यूटी इसलिए होती है कि एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? कि कोई भी बॉडी यदि मूव कर रही है, जिसकी रेडियस जितनी ही छोटी होती है, वो उतनी ही तेजी के साथ मूव करता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा कोर है और जो हमारा मेंटल है और क्रस्ट है, ये तीनों एक समान रोटेशनल स्पीड से नहीं मूव करते हैं। इनमें डिफरेंशियल मोशन होता है। जो कोर होता है, मैंने अभी बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है कि जिसका रेडियस जितना कम होगा वो उतना ही तेजी से घूमेगा। तो कोर सबसे तेजी से घूमता है। आप लोग ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। कोर सबसे तेजी से घूमता है, मेंटल उससे धीरे घूमता है और कोर सबसे धीमे घूमता है। तो ये जो ट्रांजिशन सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन आता है, ठीक है? फ्रिक्शन आने से यहाँ पे जो होता है एक जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी डेवलप होती है और इसी जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फर्स्ट टाइम मोहरोविसिक ने बताया था। तो उन्हीं के नाम पे इसको हमने मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी को बताया गया। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो कि जियोथर्मल एनर्जी के रूप में हमें मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश में पूगा वैली और मणिकरण में वहाँ पे है। तो जियोथर्मल एनर्जी आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज रिसर्च चल रहा है जियोथर्मल एनर्जी को, क्योंकि हम जो अपने अदर रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, बहुत तेज़ी से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक समय के बाद हम सभी जानते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस केस में हमें इन सब एनर्जी पे जाना पड़ेगा, जैसे वो जियोथर्मल एनर्जी हो या फिर ओटेक हो, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। तो यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है? इस लेयर से वो एनर्जी वो रिलीज होती है। अब यहाँ पे मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का जो होता है वो रिलीज होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की लेयर बनती है। ये अपर मेंटल है, अपर मेंटल, और ये हमारा नीचे का है, ये हमारा ये लोअर मेंटल है। ये अपर मेंटल हमारा 100 से करीब 700 आसपास रहता है, मतलब ये 100 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर तक ये रहता है। फिर उसके बाद 700 से करीब 3000 तक लगभग हमारा ये होता है लोअर मेंटल होता है। लोअर मेंटल में क्या क्या होता है? हमारा लोअर मेंटल, थोड़ा सा मैं पहले मेंटल क्लियर कर लूँ। मेंटल, अपर मेंटल के ठीक नीचे हमारा होता है गुटेनबर्ग चैनल होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 100 से 200 किलोमीटर होता है गुटेनबर्ग चैनल। गुटेनबर्ग चैनल ने फर्स्ट टाइम इसको बताया था, तो उनके नाम पे इसको गुटेनबर्ग चैनल कहा जाता है। फिर इस गुटेनबर्ग चैनल के नीचे गॉलिट्सिन लेयर होती है। गॉलिट्सिन लेयर के अगेन नीचे हमें इसमें रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी और डाहम डिसकंटिन्यूटी मिलता है। फिर अगेन यहाँ पे मैंने बताया कि ये आपका कोर है और ये आपका जो है वो मेंटल है। यहाँ पे डिफरेंशियल मोशन की वजह से यहाँ पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी डेवलप होती है। यहाँ से भी हमारा हीट रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन से हमारी हीट रिलीज होती है, तो वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में आता है। ये आउटर कोर है, फिर ये ट्रांजिशन, और ये फाइनल आपका इनर कोर होता है। कोनराड डिसकंटिन्यूटी हमारी होती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जनरली, और रेपिटी डाहम हमारा होता है मेंटल में, और यहाँ पे लेमान डिसकंटिन्यूटी हमारी होती है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर हमारा टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है, फिर 1200 डिग्री सेल्सियस, 2000, 3000, 3700 और 4500 डिग्री सेल्सियस। तो कोर की ओर जाने पे हमारा टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जाता है। आप इनिशियली देख रहे हैं कि जो इनिशियली टेम्परेचर का जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से है, मगर हम जैसे जैसे कोर की ओर जा रहे हैं, जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है।
यानी जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडिएंट है, वो ग्राफ उसका कैसा बनेगा, जैसे-जैसे हम सरफेस से सेंटर की ओर जाएँगे, तो हमारा जो स्लोप है, वो स्लोप हमारी मतलब घटती जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, जो ग्रेडिएंट ऊपर है, ऊपर तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और नीचे हमारा जो चेंज है, वो चेंज काफ़ी धीरे हो रहा है। डेंसिटी में आप चेंज देख रहे हैं, डेंसिटी सबसे ऊपर है 2.4 है। ये किसकी डेंसिटी? ये क्रस्ट की डेंसिटी है। उसके बाद अपर मेंटल का जो है आपका लगभग 4.7 है, लोअर मेंटल का 5.52 है, आउटर कोर का 12 है और लोअर कोर का 17 है। तो अब जो हमारी अर्थ की एवरेज डेंसिटी जो मैंने अपने सेकंड स्लाइड या थर्ड स्लाइड में बताया था करीब 5.5 के आसपास होती है। तो यदि आप लोग अब कहें कि मैं सारी डेंसिटी को जोड़ करके और 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करूँ तो 5.5 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट केवल 100 किलोमीटर का है। कोर हमारा करीब 3000 किलोमीटर का, करीब 3000 से 6371 वो सेंटर तक है। मगर एक मेजर जो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो किसका है? वो मेंटल का है। तो मेंटल के ही डेंसिटी के बेसिस पे जो अर्थ की डेंसिटी होती है उसको हम जनरलाइज़्ड कर देते हैं, ठीक है? यानी हमारी जो अर्थ की डेंसिटी है वो 5.5 यहाँ से ली जाती है, ठीक है? तो ये आपका अब जो ग्राफ है यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ऊपर से नीचे जाते हैं, ये आपका डेप्थ का इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, ये डेप्थ की इन्फॉर्मेशन है, ये आपका टेम्परेचर बता रहा है, यहाँ से आप डेंसिटी को देख सकते हैं, डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। ऊपर से नीचे जाने पे जो पर किलोमीटर टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है। क्रस्ट में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमान डिसकंटिन्यूटी और क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? एक चीज़ थोड़ा-सा आप लोग और क्लियर कर लें, डिसकंटिन्यूटी का सबसे जो मेजर रीज़न होता है, मेजर रीज़न 2 ही होता है। पहला रीज़न ये होता है कि या तो जो केमिकल कंपोज़िशन चेंज होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी के लिए और दूसरा क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी के लिए आपका स्टेज चेंज होना चाहिए, ठीक है? स्टेज चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इस फिगर से हम लोग और क्लियर देख लेते हैं कि जो हमने सेकंड मॉडल दिखाया था, एक एडवर्ड स्विस और वहाँ पे जो सेकंड था लिथोस्फियर और ये वाली लिथोस्फियर, पायरोस्फियर और बैरोस्फियर का ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे ऊपर लिथोस्फियर है, ठीक है? ये हमारे सॉलिड स्टेज में होता है। सबसे ऊपर लिथोस्फियर है, ये हमारा सॉलिड स्टेज में होता है। यहाँ पे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ये फिगर आप लोगों के माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, फिर आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लिथोस्फियर सबसे ऊपर होता है, लिथोस्फियर में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी होती है। लिथोस्फियर के जस्ट नीचे हमारा एस्थेनोस्फियर होता है, ये सेमी मोल्टेन स्टेज में होता है, जो कि हमारा अपर मेंटल के ऊपर ये फ्लो करता रहता है, ये फ्लोटिंग होती है इसकी, एस्थेनोस्फियर की। एस्थेनोस्फियर से ही हमारा जो मेन जो मैग्मा के रूट होते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है? एस्थेनोस्फियर यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी है। तो मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी मैंने यहाँ बताया था, ये कहाँ पे है, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। यहाँ पे रेपिटी, ये आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में ये रेपिटी है। गुटेनबर्ग आप देख रहे हैं, ये मेंटल और कोर के बीच में है। ये जो हमारा मेसोस्फियर होता है, ये हमारा सॉलिड प्लास्टिक के स्टेज में होता है। ये आउटर कोर है, ये लिक्विड्स के स्टेज में होता है और जो हमारा इनर कोर होता है, ये हमारा सॉलिड स्टेज में होता है। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेज में अब ये जनरल सा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस है, मगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो मेटल है वो सॉलिड स्टेज में है। तो इसका रीज़न क्या है? सॉलिड स्टेट में होने का रीज़न यही है कि वहाँ मतलब मिनरल्स किस तरह के हैं? मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो कि मेल्ट होने के बाद उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी वजह से प्रेशर बढ़ने से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ठीक है? और इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर सके और इसी वजह से यहाँ पे जो मेटल है वो सॉलिड के फॉर्म में है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और यहाँ पे है कि यहाँ पे क्रस्ट ऊपर है, अपर मेंटल क्या मेन कंटेंट क्या है, स्टैटिक मॉडल मतलब यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन के बेस पे ये है। यहाँ पे ओलेविन पाया है, पायरोक्सिन, एम्फीबोलाइट, पेरिडोराइट, फिर आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन है, फिर लोअर मेंटल में आपका ऑक्साइड पाया जाता है, जो मेटल के ऑक्साइड पाया जाता है और आउटर कोर मैंने बताया था यहाँ पे निफे है, इनर कोर, आउटर और इनर कोर में निफे का मेजर कंटेंट है, ठीक है?
और यहाँ पे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये हमारा जो स्केल है ये एक मोहो स्केल है। मोहो स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूँ। मोहो स्केल हमें क्या बताती है? मोहो स्केल हमें रिजिडनेस के बारे में बताती है, कठोरता के बारे में बताती है। कि किसी भी चट्टान, किसी भी रॉक की कठोरता हमें मोहो स्केल से पता चलती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे हमारी जो रॉक की जो हाँ, जो हार्डनेस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है? ये मोहो स्केल के बारे में बताया गया। ये जो नीचे ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि ये ग्राफ हमने बताया कि जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स और बॉडी वेव्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बॉडी या लार्ज वेव्स जो होती हैं, उनके बेसिस पे ही हम आज के डेट में पूरा इंटीरियर स्ट्रक्चर को मेजरली डिफाइन कर पाते हैं। जो प्राइमरी वेव होती है, मैंने बताया कि प्राइमरी वेव जो होती हैं वो केवल सॉलिड में ही प्रोपेगेट करती हैं। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये लगभग 3 जो ऊपर से 3000 किलोमीटर तक ही ये चलती हैं। फिर 3000 के बाद इनका पूरा का पूरा एब्सेंस है, यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ मैं फिर से डिस्कस कर लूँगा जब मैं पीएस और बॉडी वेव को पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे पी वेव्स केवल 3000 मतलब 3000 किलोमीटर तक आती हैं, फिर उसके बाद इनका पूरा का पूरा एब्सेंस है। यानी ये लगभग यहाँ तक आती हैं, आउटर कोर के ऊपर तक। ये कोर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जबकि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स सारे मीडियम में प्रोपेगेट कर सकती हैं, मगर जो इनकी वेलोसिटी होती है वो डेंसिटी की प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये मतलब सॉलिड में इनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हमारी जो यस वेव होती हैं वो पूरे अर्थ में वो प्रोपेगेट कर सकती है। ठीक है? तो ये हमारा अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर और डिफरेंट लेयर का एक डिटेल स्टडी था। आई होप अब आपको एक पूरा का पूरा आइडिया जो इंटीरियर स्ट्रक्चर का है वो मिल गया होगा। अब हम लोग अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और कुछ जनरल सा हम एक कंक्लूजन ले लेते हैं और समराइज कर देते हैं अपने लेक्चर को फिर से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल एबव विच अर्थ क्रस्ट इज फ्लोटिंग। ये मैंने अभी जस्ट बताया है कि यहाँ पे फ्लोट करता है जो हमारा मेंटल का ऊपरी पार्ट है, जिसके ऊपर अर्थ क्रस्ट हमारा फ्लोट करता है, वो क्या कहलाता है? वो एस्थेनोस्फियर कहलाता है। मोहो स्केल मैंने बताया किस लिए यूज होता है, वो रॉक की हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच टाइप्स ऑफ वेव्स कैन प्रोपगेट इन द कोर ऑफ द अर्थ। तो कोर ऑफ द अर्थ में कौन सी वेव प्रोपगेट कर सकती हैं? आपने ग्राफ से भी देखा, मैंने बताया भी। तो जो सेकेंडरी वेव होती हैं वो वहाँ पे प्रोपगेट कर सकती हैं। हु लीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है बेटा कि जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बता दूं कि हम लोग अर्थ को स्टडी करने जाते हैं, अर्थ को स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम आज के जो स्ट्रक्चर हैं, आज का जो लैंडस्केप है, उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि पास्ट हमारा कैसा रहा होगा। जैसे प्रेजेंट इज की टू पास्ट, जो जेम्स जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, हाँ, सर हटन ने दिया है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में दिया है, जिसको हम हिंदी में एक रूपतावाद के नाम से जानते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है, हु लीड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल साइकिल ऑफ इरोजन। तो जनरल साइकिल ऑफ इरोजन को मैंने इसलिए मेंशन किया है कि जैसे हमारा लैंडफॉर्म बनता है, लैंडफॉर्म बनने के बाद फिर उसमें फर्दर डिग्रेडेशन होता है, तो ये डेविस ने दिया है। डेविस प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल साइकिल ऑफ इरोजन। ओसेनिक क्रस्ट मैंने बताया ये किससे मिलकर बनी होती है, ये हमारी बेसाल्टिक मटेरियल से मिलकर के बनी हुई होती है ओसेनिक क्रस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंड ऑर्डर रिलीफ। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ क्या होता है, कि जो स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले बनता है, यानी हमारा ओशन और कॉन्टिनेंट, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है, और उसके बाद हमारा जो बना सबका सब सेकेंड ऑर्डर है। तो ये हमारा, और ये देखिए माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, ये सारा का सारा हमारा सेकेंड ऑर्डर है। तो हमारा ओशन जो हमारा ये सेकेंड ऑर्डर रिलीफ नहीं है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है। व्हेन पैंजिया लैंडमास बिगिन ब्रेकिंग अपार्ट, ये भी मैंने बता दिया है आपको कि पैंजिया लैंडमास कब ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। तो ये आपका ट्राइसिक फेज में, ट्राइसिक पीरियड में ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था। डाहम डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, ये फिगर से आपको क्लियर है, ये मेंटल में पाया जाता है। तो आज के लेक्चर में मैं पूरा समराइज करूं, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि किस तरह से अर्थ का इंटीरियर है, जानना क्यों आवश्यक है, किस तरह से हमें पता चलता है, डायरेक्ट सोर्स क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, और थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ से कैसे पता चलता है। देन एडवर्ड स्वेस ने किस तरह से बताया सियाल सीमा निफी का कैसे कॉन्सेप्ट है। फिर हमने देखा कि लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बायरोस्फीयर कॉन्सेप्ट को हमने देखा। फिर उसके बाद डिटेल स्टडी करने के लिए हमने दो
2 डायग्राम्स का यूज़ किया, 2 फिगर्स का यूज़ किया। उसके बाद मैंने आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के बारे में डिटेल स्टडी किया। हमने ये भी देखा कि किस तरह से टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है और किस तरह से डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है डेप्थ के साथ। और साथ में ही हमने यह भी सीखा कि डिसकंटिन्यूटी किस वजह से होती है और कहाँ-कहाँ पे होती है, और डिसकंटिन्यूटी को प्रभावित करने वाले मेजर फैक्टर्स क्या-क्या हैं। डिफरेंशियल मोशन कैसे हो रहा है, जियोथर्मल एनर्जी कैसे रिलीज़ हो रही है। हमने ये भी सीखा कि हमारा जो सबसे कोर पार्ट है, कोर पार्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे सॉलिड स्टेट क्यों है, उसका हमने साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस किया। और फाइनली हमने मोहो स्केल के बेसिस पे हमने जो रॉक की रिजिडनेस है ऊपर से नीचे की ओर, उसको हमने स्टडी किया। और पूरे लेक्चर को कंक्लूड करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने थ्रू आउट डिस्कशन को हमने समराइज़ किया। तो आई होप आपको लेक्चर आज काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।